भाई पहले तो लास्ट क्लास का रिकॉल करा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट हम अलग अलग वायर्स के लिए जिनमें करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और फिर सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि यार उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट कैरिंग वायर रख रहे हैं तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा फिर वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको बायो सर्वेट्स लॉ पढ़ा दिया था कि एक कोई भी करंट कैरिंग वायर उसको हम स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ देंगे तो किसी भी एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। मेरे को याद दिलाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बायो सर्वेट्स लॉ। भाई जल्दी बता दो। बायो सर्वेट्स लॉ का फॉर्मूला डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी आई डी एल एल साइन साइन थीटा थीटा डिवाइडेड बाय आर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। जहां पे मैंने आपको बता दिया था कि म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। और अगर मैं म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू पूछूं तो ये सिर्फ रह जाएगी 10 टू द पावर -7। उसके बाद यार मैंने आपको क्या बताया था कि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर होगी। तो इसको या तो हम वेक्टर प्रोडक्ट मतलब अपने क्लॉक रूल से सॉल्व करेंगे। क्लॉक रूल मैंने आपको बताया था आई जे और के। या फिर इसको हम एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या था इसको सॉल्व करने का। राइट हैंड रूल। वेरी गुड, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारा थंब किसमें पॉइंट आउट करेगा। भैया हमारा थंब पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और जो कर्ल्स ऑफ द फिंगर्स फिंगर्स को घुमाएंगे वो पॉइंट आउट करेगा हमारा मैग्नेटिक मैग्नेटिक। फील्ड को। बिल्कुल। इसके बाद फिर मैंने आपको एक इनफानाइट वायर का कैलकुलेट करके बता दिया था। मतलब एक स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, जहां पे ए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 इस वायर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें मिलेगा। नीचे वाला एंगल थीटा 1, ऊपर वाला एंगल थीटा 2। लेकिन अगर वायर इनफानाइट है तो फिर क्या फॉर्मूला था इनफानाइट वायर के लिए। भाई म्यू रिवाइज नॉट नहीं कर रहे हो क्या आई आजकल। म्यू नॉट आई नॉट बाय आई 2 पाई ए। पाई ए। चलो डन। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था उसको डिस्कस करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल लो प्रतिभा। आ जाओ भैया, क्वेश्चन पे चेक करना, वैल्यूज मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, चेक करना क्या क्वेश्चन यही दिया था या नहीं। कि यार एक स्क्वेयर है और इस स्क्वेयर की साइड मैंने आपको दी थी 2a और इस स्क्वेयर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, साइड की वैल्यू 2a। और करंट मैंने शायद से एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो कराया था। यस सर। यस सर। करंट था आई। चलो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। यार एक काम करो, इस स्क्वेयर फ्रेम को चार पार्ट्स में तोड़ दो। वायर 1, वायर 2, वायर 3 और ये हो गई नीचे वाली वायर 4। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली वायर के लिए कैलकुलेट करता हूं। तो फर्स्ट वाली वायर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। मेरे को बताओ इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ कितनी होगी। ए। भाई एक तो बहुत लो रिस्पॉन्स है, बच्चे भी बहुत कम है, ये क्या चल रहा है भाई। भाई ये परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस की वैल्यू ए होगी क्योंकि ये हाफ ऑफ द स्क्वायर होगा ना। पूरे यस स्क्वायर सर। की साइड 2 है तो हाफ ऑफ द स्क्वायर कितना हो गया, ये ए हो जाएगी। अब इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। भाई इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे को बताओ ये नीचे वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल कितने कितने बनेंगे। नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल ये बनेगा 45 डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसलिए नीचे वाला एंगल भी 45, ऊपर वाला भी एंगल 45। तो मैं सबसे पहले यहां लिख रहा हूं B1। B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई और डिस्टेंस की वैल्यू ए ही है, इनटू साइन 45 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2
तो साइन 45 प्लस साइन 45। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, और साइन 45 होगा 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा ये 2/√2। 2/√2 को सॉल्व करूंगा तो कितना लिख दूं डायरेक्टली, क्या न्यूमरेटर में √2 लिख दूं? पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक किस किस को डाउट है? आयुषी, दीक्षा, अस्मिता, आकांक्षा, सब लोग चेक करके बताओ किस किस को डाउट है। कौसर, मीनाक्षी, क्लियर है। क्लियर है, गुड, डन सर। डन, चलो बढ़िया। अब यार ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने वायर 1 की वजह से कैलकुलेट करी है, तो चेक करो ये जो पॉइंट O है ये वायर के राइट साइड आ रहा है। मेरा वायर में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, पॉइंट O राइट साइड है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? तो अगर आप चेक करो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रही है। ऐसे ही आप सेकंड वायर की वजह से चेक करो, सेकंड वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रही है, थर्ड वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रही है, फोर्थ वायर की वजह से भी इनवर्ड्स आ रही है। मतलब सारी की सारी चारों की चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रही है। तो ये चारों की मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी और चारों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो मैं लिखूंगा सिंपली बी नेट, सबकी मैग्नेटिक फील्ड सेम, सबकी डायरेक्शन सेम, तो ऐड होके वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है बस इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो भैया 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर का 4 न्यूमरेटर का 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ लेफ्ट में लिख देता हूं, हमारे पास बी नेट आएगा √2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। ये हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स। ये है फाइनल आंसर। अब चेक करके देख लो किस किस को डाउट है इस नेट मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में। डन सर। डन, डन बढ़िया, सर। वेरी गुड, गुड जतिन, धनुषिका गुड, बढ़िया। डन। आज स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है, रक्षाबंधन के चक्कर में? ये सही, हाँ डन प्रतिभा, गुड। चलो, तो आगे अच्छा टूर्नामेंट भी लगे हुए हैं भैया, तुम्हारा टूर्नामेंट भी एक अलग चीज हो गई। आज जो भैया ये हो गया हमारा स्ट्रेट वायर की वजह से, इस पे क्वेश्चंस और भी दे दूंगा। आज जो नेक्स्ट टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। भाई लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग लिख लो, या ड्यू टू सर्कुलर लूप लिख लो, कुछ भी लिख लो भैया। स्ट्रेंथ लो क्यों होती जा रही है भैया, क्या हो गया? आज बायो क्लास में भी इतनी स्ट्रेंथ थी? चलो, पता नहीं भैया ऐसे एकदम से क्यों हो गया। चलो, एवरेज, ओके डन। यार मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, इसमें हम दो केसेस में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर पॉइंट पे। यार एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं किसी भी रिंग के सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? 0। लेकिन इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आती। भैया ये मैंने कोई एक रिंग ली है और मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने करंट फ्लो करा दिया। सपोज करंट मैंने फ्लो कराया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गई भैया करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। आइए इस रिंग का रेडियस ले लो कि भैया इस रिंग का रेडियस है ए, इसकी वजह से मैं सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा डेरिवेशन हमें नहीं करना है भैया, ओके। तो हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट। सीधे सीधे फॉर्मूला लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर पॉइंट का फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a। जहां पे ए रेडियस है, म्यू नॉट आई पता ही है, एन क्या है भैया याद रखना, एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स, कि ये सर्कुलर वायर के कितने टर्न्स हैं। जैसे मैं एक के ऊपर ही वायर को फोल्ड करते चले जाऊं, बंडल बना दूं वायर का, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स लिख दूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड याद रखना इंक्रीज होती रहेगी, एक टर्न और ऐसे ही मल्टीपल टर्न्स, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगी। वंशिका मैं तो घर पे ही हूँ, मैं तो दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ और मैं घर पे ही हूँ। ऑलमोस्ट मेरे सारे गेस्ट वगैरह बहन वगैरह आ गई हैं, बस अभी क्लास लेते ही मैं भी सेलिब्रेट करूंगा रक्षाबंधन। हाँ,
एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स। प्लीज चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। भाई छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका है ना आजकल पढ़ाई से थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है माइंड, शायद से ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ द क्लास, बीच में क्लास भी इरेगुलर हो गई है, तो इस चक्कर में। चलो फिर से, यार ये सर्कुलर वायर है, मैंने कहा करंट फ्लो कर रहा है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मैं कह रहा हूं भैया मैग्नेटिक, हाँ चाहे करंट क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, फॉर्मूला तो यही होगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाय टू ए। मैं कह रहा हूं बस एक चीज याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसलिए आपने कभी भी नोटिस किया हो, किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को खोला हो, उसमें कॉपर वायर्स के ऐसे मल्टीपल टर्न्स का बंडल बनाया जाता है। उसका रीजन यही होता है कि जितने ज्यादा टर्न्स करोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब बात आई इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना। तो डायरेक्शन अभी भी हम राइट हैंड थंब रूल से ही कैलकुलेट करेंगे, अभी भी कोई चेंज नहीं है रूल में, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे उस चीज को समझो। भैया ये चीज हमने कितनी बार पढ़ रखी है, रे ऑप्टिक्स में भी मैंने पढ़ाई थी, कि एक सर्कुलर वायर या एक कर्व को आप स्ट्रेट वायर की तरह अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एक सर्कल इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कॉम्बिनेशन से बना होता है। बिल्कुल फैंस में, वेरी गुड। तो अगर आप इस स्ट्रेट वायर की वजह से, जिसको मैं बार बार वो करते जा रहा हूं, डार्क करते जा रहा हूं, इस स्ट्रेट वायर की वजह से अगर आप पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो तो आप देखोगे इनवर्ड्स आ रही है। फिर सिमिलरली इस हॉरिजॉन्टल वायर की वजह से कैलकुलेट करके देखोगे राइट हैंड थंब रूल से, तो भी आपको दिखेगा इनवर्ड्स ही आ रही है। तो इसकी वजह से भी इनवर्ड्स, इसकी वजह से भी इनवर्ड्स। तो भैया सीधी सीधी बात क्या है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आ रही है? इनवर्ड्स आ रही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर मैं करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है? इनवर्ड्स आ रही है। सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूं, वैल्यू तो सेम आएगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बस डायरेक्शन अब क्या बन जाएगी? डायरेक्शन बन जाएगी आउटवर्ड्स। अब ये तो नोट डाउन कर ही रखा होगा आपने, मतलब कर ही रहे हो। एक चीज अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो इसमें, यार ज्यादातर क्वेश्चन अब आपको पूरा सर्कल नहीं देगा, या तो वो आपको सेमी सर्कल देगा। तो मेरे को बताओ, अगर मैंने आपको बाई चांस सेमी सर्कल दे दिया, तो फिर सेमी सर्कल के लिए अब आप एन की वैल्यू कितनी ले लोगे? भाई हाफ। वेरी गुड। तो हाफ। अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूं तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर मैं सेमी सर्कल ले रहा हूं तो सेमी सर्कल का मतलब है हाफ टर्न। तो इधर याद रखना, आप एन की वैल्यू हाफ ले लोगे फॉर सेमी सर्कुलर लूप। लेकिन अब आपको ज्यादातर सेमी सर्कुलर लूप भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क के लिए फाइंड करने का सर। तरीका याद रखना, एंगल का फॉर्मूला यूज करोगे। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो जब भी आपको सर्कुलर आर्क की वजह से कैलकुलेट करने के लिए आए मैग्नेटिक फील्ड, तो आप आर्क की जगह क्या लिखोगे? आप आर्क की जगह लिखोगे एंगल इंटू रेडियस। चेक करो ये चीज समझ में आई है या रिपीट करनी है? बाकी अभी ये चीज क्वेश्चन से भी समझाऊंगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, सर अगर फुल क्लियर। क्लियर है, अगर फुल सर्कल आ रहा है या मल्टीपल सर्कुलर टर्न्स आ रहे हैं, तो आप एन की वैल्यू रख दोगे। अगर सेमी सर्कल आ रहा है तो आप एन की वैल्यू हाफ रख दोगे। लेकिन अगर सर्कुलर आर्क आ रहा है तो वहां पे तो एन की वैल्यू हाफ वगैरह ये सब कुछ नहीं चलेगी। तो वहां पे आपको आर्क की लेंथ लिखनी पड़ेगी, और आर्क की लेंथ आप लिखोगे एंगल इंटू रेडियस। इन सब पे अब क्वेश्चन कराऊंगा, पहले यहां तक पूरा नोट डाउन कर लो। अभी मैंने सिर्फ सेंटर पॉइंट के लिए कैलकुलेट करके दिया है आपको, एक्सियल पॉइंट के लिए नहीं दिया है। अब एक्सियल पॉइंट के लिए भी फॉर्मूला बताता हूं। सर। क्लियर है? चलो बढ़िया। आ जाओ भैया, फिर लिखो नेक्स्ट इसी में सेकेंड वाला पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के लिए। एक्सियल पॉइंट सबको ही पता होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया है, कि भैया मेरे पास कोई रिंग है, रिंग के लाइन पे जो रिंग की सेंटर लाइन जाएगी उसके अलोंग। तो जैसे कि मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए, कि भैया ये मैंने कोई एक रिंग ली है और रिंग के सेंटर से कोई एक एक्सिस पास कर रही है।
इस एक्सियल पॉइंट पे यहां पे कहीं ना कहीं मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। करंट की डायरेक्शन जो आपका मन करे आप वो ले लो। और इसका रिंग का रेडियस मैंने ले लिया है, रिंग का रेडियस है ए। और ये जो एक्सियल डिस्टेंस है जिसपे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो भैया मैंने लिया है एक्स। तो याद रखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, हालांकि ये याद रखना एक्सियल पॉइंट का है ना, किसी भी एग्जाम वगैरह में बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो अगर मतलब इस पे ज्यादा फोकस मत करना। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग वाले फॉर्मूले से काफी सिमिलर है। 2 into a square plus x square to the power 3/2, to the power 3/2। Yes, sir. अब ध्यान दो नेक्स्ट चीज, भैया सुनते जाओ सारा कॉन्सेप्ट और लिखते जाना। यार अगर आप एक चीज ध्यान दो, इधर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कुछ ना कुछ पावर तो है ही, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो इस केस में क्या मैं ये कह सकता हूं जैसे जैसे मैं एक्सियल डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, वैसे वैसे याद रखना कम मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर कम हो जाएगी। तो इसमें एक चीज याद रखना यार कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे कंपैरिजन ड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो हुआ करती थी और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाती थी, लेकिन वो एक डिस्टेंस पे मैक्सिमम आती थी। कौन से एक डिस्टेंस पे मैक्सिमम आती थी, वो रिंग के रेडियस a/√2 टाइम्स पे मैक्सिमम आती थी, a/√2 टाइम्स पे। और अगर इसके बाद भी आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाते तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाती। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। इधर मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. सेंटर पे जीरो नहीं है, इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम है। आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं है, इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम है। क्योंकि सेंटर पे देखो जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो सिर्फ ए आ रहा है, डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी। लेकिन इधर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा आ रहा है, तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो याद रखना इधर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो इसलिए अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट Decrease. करूं, एक ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस रिंग के लिए, तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है कि भैया जैसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, सेंटर पे 0 पॉइंट सेंटर पॉइंट हो गया, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भैया डिक्रीज होगी इन अ फॉर्म ऑफ अ कर्व। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी ठीक से ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ग्राफ की वैल्यू कुछ इस तरीके से डिक्रीज करेगी। चेक कर लो ये पूरा कंपैरिजन समझ में आ गया या रिपीट करना है अब। Sir, Done, crystal sir. clear. वेरी गुड यार, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया राइट साइड के लिए, सेम ग्राफ लेफ्ट साइड के लिए। डन, वेरी गुड तनिष्का। तो अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं सर्कुलर वायर पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चेक करो। Yes, sir. चलो वेरी गुड यार, आई होप सबका कंप्लीट हो गया होगा, तो आई विल प्रोसीड। चलो आ जाते हैं क्वेश्चंस वाले Yes, पार्ट पे। sir. Done. डन, वेरी गुड। तो देखो सबसे पहला तो एक क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये वाला, तो कि ये एक सर्कुलर वायर है, इसमें करंट की डायरेक्शन फ्लो कर रही है भैया एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे एक इनफानाइट वायर रखी हुई है, ये एक इनफानाइट वायर है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है सेम आई। ये सेंटर पॉइंट है ओ, और ये डिस्टेंस मतलब रिंग का जो रेडियस है वो हमें दे रखा है ए। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ। भैया कैलकुलेट करके बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ए,
भाई ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, इसके लिए क्या सोचना था। पहले मेरे को बताओ, इन्फानाइट वायर की वजह से, इन्फानाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, तो मैं यहां लिख रहा हूं भैया, इन्फानाइट वायर की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, और डिस्टेंस है ए। लेकिन चेक करो, इस इन्फानाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, इनवर्ड्स आ रही है या आउटवर्ड्स आ रही है। तो मैंने थंब को लिया अपना राइट साइड, क्योंकि करंट राइट साइड जा रहा है, पॉइंट ओ ऊपर की तरफ है, तो मेरी फिंगर्स मेरी तरफ ही आ रही है, मेरी फिंगर्स मेरी तरफ ही आ रही है, तो ये आउटवर्ड्स डायरेक्शन होती है या इनवर्ड्स होती है, आउटवर्ड्स। मैंने आपको आउटवर्ड। बताया था कि आपको डायग्राम पेपर के ऊपर ड्रॉ करके इमेजिन करना है, तो फिंगर आपकी तरफ ही आ रही है, तो मतलब ये पेपर से बाहर निकल रही है, तो आउटवर्ड्स। सिमिलरली अगर अब मैं सर्कुलर वायर के लिए पूछूं, तो यार सर्कुलर वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, क्वेश्चन ने नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ बोला ही नहीं है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a। लेकिन इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो मैंने आपको बताया करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो कितना, कौन सी डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, सेंटर पे, आउटवर्ड्स। तो इसकी डायरेक्शन भी आ रही है आउटवर्ड्स, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो हमें ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो हम करेंगे ऐड, दोनों की डायरेक्शन एड। सेम आ रही है। चेक करो आप दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, तो हमने देखा हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं म्यू नॉट आई बाय 2a। मैंने इन दोनों में से म्यू नॉट आई बाय 2a कॉमन लिया, तो पहले वाले में बचेगा 1/पाई, और दूसरे वाले में बचेगा बस 1, और डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड्स। दिस इज द फाइनल आंसर। बस इतना सिंपल तो था, इसमें भी आप लोगों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया। क्या सबका ये कंप्लीट हुआ, यस सर। डन, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भैया बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना हाथ की हाथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन क्या है चेक कराता हूं, एक मिनट पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। भैया ये क्वेश्चन है कि मेरे पास एक वायर गिवन है इन अ फॉर्म ऑफ आर्क्स, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन मार्क कर रहा हूं, करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक अ स्लाइस ऑफ अ पिज्जा, पिज्जा का स्लाइस की तरह ले लो, कि भैया ये जो मैंने येलो कलर की वायर जिसमें रेड मार्क कर दिया है, बस ये वायर है, और ये वायर के पॉइंट ओ पे, इस वायर की वजह से पॉइंट ओ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी मेरे को ये कैलकुलेट करना है। और ये वाला एंगल हमें दे रखा है कि यार ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाली लेंथ हमें गिवन है कि ये वाली लेंथ है ए, और ये वाली लेंथ हमें गिवन है दैट इज बी। तो ये सारी लेंथ मार्क कर रहा हूं, ये लेंथ गिवन है ए और ये लेंथ गिवन है बी। पहले इतना चेक करके बताओ यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, सॉल्व मैं ही करा रहा हूं, चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। यस सर। डन। क्या करो, फिर से इस वायर को 4 पार्ट्स में तोड़ देंगे, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। तो एक चीज देखो, वायर 2 और वायर 4, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। क्या कोई बता सकता है 0 क्यों आ रही है। भाई आप लोग भूल चुके हो, मैंने आपको नहीं। बताया था कि एक स्ट्रेट वायर अगर है और उसी के लाइन के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है उस पे, जीरो। 0। क्यों 0 आती है, बिकॉज साइन 0 डिग्री एंगल बनता है, और 0 डिग्री एंगल का मतलब साइन 0 डिग्री 0, इसलिए। तो भैया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं मैं, आप प्लीज चेक कर लेना कि B2 और B4 की मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, बिकॉज एंगल इज 0 डिग्री पॉइंट ओ पे। तो बस कौन सी वायर के लिए बचा, तो भैया मैं एक काम करता हूं, पहले वायर इस 2 को और 4 को तो कट कर दिया, अब बचा वायर 1 एंड वायर 3। मैंने अभी बताया था जब सर्कुलर आर्क होगा तो भैया हम आर्क की लेंथ लिखेंगे, तो देखो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड 1, अब सर्कल वाला फॉर्मूला मत लगाओ, अब बायो सर्वेट्स वाला फॉर्मूला लगाओ। तो बायो सर्वेट्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट आई डी एल की जगह आर्क की लेंथ लिखनी है, साइन सर्कुलर आर्क है ये,
और भैया ये जो ए बन रहा है ये रेडियस बन जाएगा। मैंने ऑप्टिक्स में पढ़ाया हुआ है, सर्कुलर आर्क पे रेडियस हमेशा कितना एंगल बनाता है? 90. तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और रेडियस जो डिस्टेंस है वो हो गया ए स्क्वायर। साइन 91 है तो मैग्नेटिक फील्ड 1 हो जाएगा म्यू नॉट आई। आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ की जगह क्या लिखूंगा मैं? एंगल इंटू रेडियस। भैया एंगल कितना बनाया हुआ है? अल्फा। Alpha. रेडियस कितना है? ए। A. साइन 91 डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। भैया एक ए से एक ए कट गया, तो मेरे पास फाइनल आया म्यू नॉट आई अल्फा बाय 4 पाई ए। और अगर आप इस फर्स्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, करंट जा रहा है लेफ्ट में, पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, तो भैया डायरेक्शन क्या आ रही है? आउटवर्ड्स आ रही है। पहले सब लोग मेरे को B1 के लिए चेक करके बताओ किस किस को डाउट है, बहुत ऑनेस्टली बताना किस किस को B1 के लिए डाउट है। क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो अब सेम तरीके से यार B3 कैलकुलेट करने की कोशिश करो। B3 अस्मिता आपके लिए रिपीट करना है। यस ओके अस्मिता इधर देखो, मैं कह रहा हूं कि ये एक सर्कल का आर्क है, और जो ये डिस्टेंस मेरे को दे रखा है ना ए, ये सर्कल का रेडियस बन रहा है। रेडियस सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन एंगल कितना हो जाएगा? 90, और साइन 90 कितना? 1। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी सर्कुलर आर्क के लिए कैलकुलेट करना हो, भैया बायो सर्वेट्स लॉ यूज करो। बायो सर्वेट्स लॉ के हिसाब से म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस इधर क्या है भैया? रेडियस या डिस्टेंस जो भी है वो ए है, तो ए का स्क्वायर। अस्मिता यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अब बचा डीएल। डीएल है आर्क की लेंथ, तो आर्क की जगह मैंने अभी बताया ना क्या लिखोगे? एंगल इंटू रेडियस। तो बस वही स्टेप मैंने पीछे किया है, डीएल की जगह एंगल अल्फा इंटू रेडियस ए। एक ए और एक ए कट गया, तो म्यू नॉट आई अल्फा बाय 4 पाई ए आ गया, और डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड्स। सिमिलरली मेरे को बताओ B3 डायरेक्टली क्या लिखूं? क्या B3 डायरेक्टली लिख सकता हूं? म्यू नॉट आई अल्फा बी डिवाइडेड बाय 4 पाई B स्क्वायर। बी से बी कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाय 4 पाई B। लेकिन अगर आप थर्ड वायर की वजह से कैलकुलेट करो, थर्ड वायर की वजह से पॉइंट ओ पे फिंगर लेके आ रहा हूं, तो भैया डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी। पहली बात तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, इधर करंट लेफ्ट में जा रहा है और इसकी वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड्स आ रही है, तो ऊपर वाली वायर में करंट राइट साइड जा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो एक में आउटवर्ड्स आएगा तो एक में क्या आएगा? इनवर्ड्स आएगा। Inwards. अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ऐड करना चाहिए सबट्रैक्ट करना चाहिए? Subtract. कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, B1 वाली या B3 वाली? B3. B1 बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि B1 के लिए डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो इधर याद रखना, मैं लिखूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा और B1 माइनस B3 लिखूंगा, क्योंकि B1 B3 से बड़ा है। तो B1 में आप देखो क्या कॉमन ले सकते हो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कॉमन आ गया, इनफैक्ट अल्फा भी कॉमन आ गया। हमारे पास इधर बच रहा है 1/A, और इधर माइनस में बचेगा 1/B। बस यहीं तक आंसर छोड़ दो, बाकी अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा वो। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अल्फा आई ए बी डिवाइडेड बाय, नहीं ए बी क्यों होगा, सॉरी बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 पाई AB। चेक कर लो, बाकी मैं बोल रहा हूं नीचे तक सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप अपना आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हो। यस ये सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चेक करो आप सबको समझ में आया या नहीं। Done, sir. डन, बढ़िया।
तो अगर मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, क्या सॉल्व करके लाओगे? Yes, Yes, sir. sir. चलो, Sir. तो भैया एक और क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, देखते हैं किस कौन कौन सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट कि भैया अरे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया ये, एक मिनट प्लीज। क्वेश्चन को देख के घबराना मत, क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है और वैल्यूज भी जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाएगी। बस ये गिवन है, ये डॉटेड लाइंस है। भैया यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ये फिर से आई, ये भी आई और ये भी आई। एंगल अब की बार सेंटर पे बन रहा है थीटा, और हमें क्या क्या लेंथ गिवन है चेक कर लो। ये वाली लेंथ गिवन है, फिर ये वाली लेंथ गिवन है, और फिर ये वाली लेंथ गिवन है। ये तीनों लेंथ सेम है। उसने बोला ये लेंथ भी आर, ये लेंथ भी आर, और ये वाली लेंथ भी आर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ। क्वेश्चन ड्रॉ कर लो, होमवर्क क्वेश्चन है ये। भाई नीचे वाला भी सर्कुलर आर्क ही है, याद रखना। नीचे वाला भी थोड़ा डायग्राम फ्लैट सा बन गया, नीचे वाला भी एक सर्कुलर आर्क ही है। सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन, बढ़िया। आ जाओ भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और इसमें तो डायरेक्टली फाइंड क्या करना है जतिन, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। तो थैंक अब यू सर। वायर को 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट्स में तोड़ देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ। दो और कर लेंगे ना, मतलब ना बीच बीच का मेरे 6 7 छुट्टी हो गई है। हाँ, पर दिमाग नहीं खाना कर लेना। साक्षी मैडम, चलो भैया करें सॉल्व, स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट करना करें सॉल्व। Yes, sir. चलो डन। भाई मेरे को बताओ करंट कौन से टर्मिनल से फ्लो करता है बैटरी के? पॉजिटिव Positive. टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यार यही काम यहाँ करोगे। भैया यहाँ पे करंट फ्लो कराया पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, लेकिन जैसे ही करंट यहाँ पे पहुंचा भैया उसको दो रास्ते मिल गए जाने के, दो रास्ते। तो कुछ करंट यहां से जाएगा, इसको ले लो सपोज I1, और कुछ करंट यहां से जाएगा, इस करंट को ले लो भैया I2। पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. यहाँ पे करंट I1 आया, फिर से दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगे, फिर से टोटल करंट आपके पास जाएगा I। अब एक चीज देखो, इस वायर को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज A, यहाँ पे कुछ भी पॉइंट ले लेता हूं C, और ये B, और यहाँ पे ले लेता हूं D। तो बेसिकली आपके पास दो सर्कुलर आर्क आ रहे हैं। कौन से दो सर्कुलर आर्क आ रहे हैं? एक आ रहा है ACB, और एक कौन सा सर्कुलर आर्क आ रहा है? ADB। दोनों की लेंथ सेम है या अलग अलग है? अलग अलग. तो ऊपर वाले की लेंथ ले लो भैया L1,
और इस दूसरे वाले की लेंथ ले लो L2। यहां तक चेक करके बताओ पहले किस किस को डाउट है जो अभी तक मैंने किया है। डन सर। डन, वेरी गुड यार। अब बहुत सिंपल सी चीज है भैया, मेरे को ये बताओ, अगर ये दो वायर को रेजिस्टेंस ले लो, सर्कुलर आर्क के रेजिस्टेंस, जैसे ये एक वायर है, यहाँ पे एक पॉइंट तोड़ा, यहाँ पे एक पॉइंट तोड़ा, तो इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा R1। कंडक्टिंग वायर है तो रेजिस्टेंस तो होगा। ये वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आया R2। तो मेरे को बताओ ये दोनों वायर सीरीज में हो जाएंगी या पैरेलल में हो जाएंगी? ये दोनों वायर सीरीज में होंगे या पैरेलल में? भैया ये दोनों वायर पैरेलल में होंगी क्योंकि वायर स्प्लिट हुई है। वायर स्प्लिट होके एक पॉइंट पे ज्वाइन हुई है, तो डेफिनेटली ये दो वायर्स पैरेलल में होंगी। और पैरेलल में कौन सी क्वांटिटी सेम होती है, करंट या पोटेंशियल? पोटेंशियल। तो वेरी गुड, तो यहाँ पे यही चीज लिख दो कि भैया मैंने एसीबी वायर का रेजिस्टेंस मान लिया R1, एडीबी वायर का रेजिस्टेंस मान लिया R2, और आप लिखोगे कि R1 एंड R2 ये दोनों होंगी पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में होंगे तो भैया इनका जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो मैं लिखूंगा V1 इज इक्वल्स टू V2। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भैया फर्स्ट वाली वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1। वायर 2 में करंट फ्लो कर रहा है I2, रेजिस्टेंस की वैल्यू R2। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो, लेंथ L1, एरिया A, I2 इंटू लेंथ L2 डिवाइडेड बाय एरिया A। भैया कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, रेजिस्टिविटी और एरिया कैंसिल हो रहा है। तो हम फाइनल एक कंक्लूजन तक पहुंचे हैं, और वो कंक्लूजन है I1 L1 इज इक्वल्स टू I2 L2। पहले लोग चेक करके बताओ कि भैया ये कंक्लूजन तक किस किस को डाउट है। इक्वेशन 1 है ये, लो चेक करो। डन सर। यस सर। भैया कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो जरूर पूछे, एंड टेंशन मत लो, आज तुम लोगों को भी जल्दी छोड़ देंगे भैया ऐसा। लेकिन मतलब सुस्ती वाला या मनुष्यत वाला रिस्पॉन्स मत दो ना, बिल्कुल हाँ एनर्जी में बढ़िया। तनिष्का कौन से पार्ट से रिपीट करना है? ये हमने आर्क कैसे ली, वही मैं बोल रहा हूँ, आज जोश थोड़ा लो है। क्यों लो है भैया? प्रतिभा रिपीट कर देता हूँ कि आर्क हमने कैसे ली। मैंने कहा कि हमें क्वेश्चन में डायग्राम सिर्फ यहीं तक दे रखा था कि एक सर्कुलर वायर है और उसके दो एंड पॉइंट्स बैटरी से कनेक्टेड है। आई रिपीट, एक सर्कुलर वायर है, उसके दो पॉइंट्स बैटरी से कनेक्टेड है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। अब जैसे ही करंट निकला तो भैया यहां से करंट स्प्लिट हो जाएगा ना, क्योंकि उसको दो रास्ते मिल रहे हैं जाने के, उसको दो रास्ते मिल रहे हैं जाने के, तो भैया इसलिए ये वायर में करंट स्प्लिट कर जाएगा। तो कुछ करंट यहां जाएगा, यू आर चेकिंग बीपी। पायल माइक म्यूट, और कुछ करंट इस वाली वायर के अलोंग जाएगा। प्रतिभा चेक करके बताओ क्या ये चीज क्लियर है? तनिष्का आप भी? तो डन। अब ये yes, दोनों so वायर की लेंथ अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, तो करंट भी अलग अलग फ्लो करेगा। इसलिए एक वायर में करंट लिया I1 और दूसरी वायर में करंट लिया I2, और ये दोनों वायर्स पैरेलल में होंगी क्योंकि वायर स्प्लिट हो रही है, तो डेफिनेटली पैरेलल में होंगी। अब तो स्टेप्स क्लियर है? यस सर। yes sir चलो clear भैया डन। है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज पे। Thank you, sir। ओके यार, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर की वजह से कैलकुलेट कर रहा हूं। लेकिन जो फर्स्ट वायर ACB है वो सर्कुलर आर्क है, तो मैंने आपको बताया सर्कुलर आर्क होगा तो बायो सर्वेट्स लॉ यूज करोगे। तो बायो सर्वेट्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट आई, करंट फ्लो कर रहा है I1, लेंथ है L1, साइन सेंटर पे फाइंड कर रहा हूं तो रेडियस बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, डिवाइडेड बाय 4 पाई, और रेडियस जो भी अज्यूम किया है भैया, रेडियस में अज्यूम कर रहा हूं इसका रेडियस है A, तो आप यहां पे ले लो 4 पाई A स्क्वायर। साइन 90 को 1 कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 L1 बाय 4 पाई A स्क्वायर। अगर आप इस फर्स्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो पॉइंट O पे, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड्स। सिमिलरली अब मैं मैग्नेटिक फील्ड 2 कैलकुलेट करूंगा ADB की वजह से,
तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, करंट फ्लो कर रहा है I2, लेंथ है L2, एंगल अभी भी साइन 90 है क्योंकि सर्कुलर आर्क पे रेडियस एंगल 90 डिग्री बनाता है, डिवाइडेड बाय 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो म्यू नॉट I2 L2 डिवाइडेड बाय 4 पाई a स्क्वायर। इसकी वजह से डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे तो देखो आउटवर्ड्स आ रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी? by subtracting. बाय सब्ट्रैक्टिंग। लेकिन एक चीज चेक करो भैया, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, न्यूमरेटर भी दोनों में सेम है, मतलब B1 B2 की वैल्यू सेम आ रही है। चेक करो भाई, I1 L1 और I2 L2 तो सेम है ना इक्वेशन 1 के Yes. अकॉर्डिंग। Yes, sir. तो मेरे को बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0. तो ये एक इंपॉर्टेंट 0. कंक्लूजन है, चेक करो। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंक्लूजन ये है कि अगर सर्कुलर वायर में करंट स्प्लिट कर रहा है, अब आप सेंटर पे चाहे जो मर्जी एंगल बनाओ, 60 90 120 चाहे जो मर्जी, मतलब ए और बी चाहे जहां मर्जी पॉइंट्स ले लूं, हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी हमेशा। जैसे एग्जांपल कि भाई मैंने ये एक सर्कुलर वायर लिया, मैं कह रहा हूं कि यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहां से करंट एग्जिट आउट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट को ए ले लिया, इस पॉइंट को बी ले लिया, और सपोज मैंने कहा एंगल बन रहा है बीच में 60 डिग्री। तो याद रखो करंट स्प्लिट हो रहा है, सर्कुलर वायर है और उसके सेंटर पे फाइंड कर रहा हूं, तो एंगल चाहे जो मर्जी क्यों ना हो, अगर करंट स्प्लिट कर रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? हमेशा 0. ये लिख लो। Yes, sir. बढ़िया। तो हमारा स्ट्रेट वायर भी हो गया। सर्कुलर वायर के जो मेनली तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको वो भी करा दिए। ठीक है। और मोस्टली मेरे को लग रहा है कि आज क्लास मोस्टली उसके आगे टॉपिक पढ़ाने का कोई वो नहीं दिख रहा, बच्चों की स्ट्रेंथ आज कुछ सीधे 39 पे पहुंच गई है अब, मतलब सीधे आधी हो गई है स्ट्रेंथ। चलो लेट्स प्रोसीड। क्या कहते हैं भैया, प्रतिभा आपका जो डाउट है वो समझा देता हूँ। क्या है डाउट आपका? आपका डाउट ये है कि सर जब हम स्केलर फॉर्म में बायो सावर्ट्स लॉ लिखते हैं तो म्यू नॉट I dl साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब यही फॉर्मूला हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में नीचे आर क्यूब क्यों आ जाता है? सॉरी, ठीक है, चलो आपको समझाता हूं कि नीचे आर क्यूब क्यों आया, कैसे हुआ ये सब चीजें। भाई याद रखो कि बिल्कुल ये बात हुई यार, यहाँ पे लिख देता हूं, प्लीज ध्यान सुन लो, ये काफी लोगों का डाउट था लास्ट क्लास में। ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। भाई एक चीज याद रखो, कभी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कि इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। आई रिपीट, मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। और अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले चेक करो ये चीज समझ में आई है प्रतिभा? Yes, sir. डन। अब थोड़ा सा यहां पे समझो, यूनिट वेक्टर मतलब हम लगाते हैं कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ए। तो इधर हम वही करेंगे भैया। ये जो मैंने लिखा है ना डीबी, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बस यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया,
भैया एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। किसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे? याद रखना, पोजीशन का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने पोजीशन का यूनिट वेक्टर क्या लिख दिया? आर कैप। यहां तक भी चेक करके बताओ, कोई दिक्कत? No, sir. डन। अब अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं आर कैप, तो आर कैप का फॉर्मूला होगा आर वेक्टर बाय वैल्यू ऑफ आर। तो भैया अपने आप ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ऊपर आ जाएगा डीएल वेक्टर, आर वेक्टर और साइन थीटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दी है। नीचे क्या आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वेयर तो है ही, नीचे वैल्यू ऑफ आर और आ जाएगा। तो देखो अपने आप ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? साइन थीटा को हटा के मैंने बीच में क्या लगा दिया? बीच में मैंने लगा दिया क्रॉस। साइन थीटा को हटा के बीच में मैंने लगा दिया क्रॉस। नीचे 3 r हो गए, एक आर स्क्वेयर हो गया, एक आर हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आर क्यूब आ जाएगा। ओके सर। अरे वेरी गुड तनिष्का मैडम, वेरी गुड प्रतिभा मैडम, ऐसे ही होना चाहिए। चलो भाई, तो यहां तक सबका कंप्लीट हो गया है, तो ज्यादा नहीं करेंगे कुछ। नेक्स्ट टॉपिक की हल्की सी फील लेंगे भैया। आओ फील लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, हमारी हेडिंग है अब एम्पेयर सर्कुटल लॉ। एम्पेयर सर्कुटल लॉ। भाई मेरी स्क्रीन है, हाँ चलो। भैया एम्पेयर सर्कुटल लॉ बिल्कुल गॉस लॉ का भाई है। भाई बोल लो या फिर बहन बोल लो, जो बोलना है बोल लो, मतलब दोनों बिल्कुल सेम से हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि यार सबसे पहले मेरे को गॉस लॉ याद दिलाओ, कि गॉस लॉ की कितनी चीजें याद हैं आपको, ताकि मैं फिर उसी से कंपैरिजन क्रिएट करके चलूंगा। भैया बताओ गॉस लॉ क्या था? So total electric field lines passing through a area is epsilon naught times of the current flowing through it. भाई वेरी गुड। गॉस लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, डीएस सरफेस होता था। कैसा सरफेस होता था डीएस? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। भाई वेरी गुड। डीएस आपको पता है कि डीएस एक गॉसियन सरफेस है। और ये सरफेस ओपन सरफेस होता है या क्लोज सरफेस होता है? ये क्लोज होता है सरफेस। क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब 2D फिगर या 3D फिगर? 3D सरफेस। 3D. मतलब गॉसियन सरफेस में या तो हम स्फेयर बनाएंगे, या क्यूब बनाएंगे, या सिलेंडर बनाएंगे, या कोई और क्लोज सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस में मैं सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल ये सब नहीं बना सकता, क्योंकि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सब कैसे सरफेस होते हैं? 2D सरफेस होते हैं, ओपन सरफेस होते हैं, इसलिए। अब बिल्कुल इसी का भाई, जैसे मैंने बोला इसी का भाई है एम्पेयर सर्कुटल लॉ। तो एम्पेयर सर्कुटल लॉ में देखो क्या है भैया, इधर हम लिख रहे हैं बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। डॉट, अभी भी डॉट प्रोडक्ट ही है, बस इधर डी एस की जगह आएगा डी एल। डी एल का मतलब क्या है? डी एस का मतलब था टोटल सरफेस एरिया, लेकिन इधर डी एल का मतलब होगा टोटल लेंथ। फिर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन इधर हमारे पास क्या आएगा? मैग्नेटिक कांस्टेंट म्यू नॉट। इधर था चार्ज एनक्लोज्ड, तो इधर हम किसके बात करेंगे? करंट एनक्लोज्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? करंट Current. की वजह से। चीजें क्लियर हैं? इधर अब जो ये डीएल है, ये डीएल क्या होगा? तो भैया याद रखना, इधर जैसे गॉसियन सरफेस था, वैसे डीएल होता है एम्पेरियन लूप। और लूप का मतलब है ये ओपन सरफेस होना चाहिए, और ओपन सरफेस का मतलब है कि ये हमेशा कैसा होना चाहिए? 2D फिगर होना चाहिए। मतलब मैं एम्पेरियन लूप ड्रॉ करने के लिए या तो रिंग, स्क्वायर, ट्राइंगल ऐसा कुछ ड्रॉ करूंगा। चेक करो क्या दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? Yes, यस sir. सर। गुड, यस सर। बढ़िया।
तो बस एक काम करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल से चीजें को समझाने की कोशिश करता हूँ और वाइंड अप करते हैं। भैया एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट, ये लो। डन, बहुत सही। यार सपोज ये मैंने ना अलग अलग वायर्स ले लिए। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है सपोज I1। इस वायर में सपोज करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है I2। इस वायर में करंट ऊपर की तरफ I3, लेकिन किसी एक एंगल पे फ्लो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया है हुआ है थीटा। और इसमें भी करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है I4। मैं अलग अलग लूप्स ले रहा हूं, ठीक है। एक लूप ये लिया, इस लूप की वैल्यू L1। एक लूप ये लिया, इस लूप की वैल्यू L2। एक लूप मैंने ये लिया, इन दोनों को ले लेता हूं। एक लूप ये लिया L3। तो मेरे को इन तीनों के लिए जरा एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगा के बताओ, इन तीनों लूप के लिए। तो मैं साइड में लिख के बता रहा हूं, आप प्लीज चेक करना। सबसे पहले लूप 1 के लिए भैया मैं लिखूंगा B इंटू लूप 1 की लेंथ। तो लूप 1 की लेंथ में अभी फिलहाल L1 लिख देता हूं। नहीं तो रिंग की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भैया? एक रिंग की पूरी लेंथ कितनी होती है? 2 pi r. 2 पाई आर। वेरी गुड। तो यार L1 की जगह 2 पाई R1 L1 जो भी गिवन होगा वो रख देना। इनटू म्यू नॉट। मेरे को बताओ रिंग 1 में कितना करंट पास कर रहा है? रिंग 1 में एक ही वायर जा रही है और उसमें कौन सा करंट पास कर रहा है? I1. I1। अब याद रखो करंट भले ही स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट के पास डायरेक्शन होती है। तो जब करंट ऊपर जा रहा है तो मैंने इस ऊपर वाले को क्या ले लिया है? पॉजिटिव ले लिया है। तो सिमिलरली जब मैं लूप 2 के लिए कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को बताओ लूप 2 के लिए क्या लिखूंगा मैं? मैग्नेटिक फील्ड इनटू लूप 2। लेकिन अब लूप 2 से दो वायर जा रही हैं, तो दो वायर जा रही हैं तो कितना लिखूं नेट करंट? I1 Plus I2. माइनस ऑफ I2। नेट करंट के लिखेंगे तो एक करंट ऊपर है एक करंट नीचे है। तो I1 को पॉजिटिव लिया है तो I2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। हमें अल्टीमेटली नेट एनक्लोज करंट लिखना है। क्या सबको लूप 1 लूप 2 का समझ में आ गया? Yes, sir. यस अब आ जाते हैं लूप 3 पे। भैया लूप 3 के लिए लिखूंगा BL3। दोनों की वैल्यू मतलब करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इधर तो आ जाएगा I4। लेकिन मुझे बताओ I3 की जगह क्या लिखूं? क्या सिर्फ I3 लिखूं, या I3 साइन थीटा लिखूं, या I3 कॉस थीटा लिखूं? क्या लिखना चाहिए? I3 cos theta. भाई अगर मैं करंट को स्प्लिट करूंगा तो करंट यहाँ पे कितना आ जाएगा? जिसके साथ एंगल बनता है वो टर्म क्या हो जाएगा? Cos theta. और जो टर्म ऊपर आएगा वो क्या बन जाएगा? Sin. तो रिंग से कौन सा कंपोनेंट पास करेगा? कॉस थीटा वाला या साइन थीटा वाला? साइन थीटा वेरी गुड। तो भैया आपके बेसिक्स यहीं पे हिल चुके हैं। आप करंट को स्प्लिट कर सकते हो क्या? अरे भैया नहीं कर सकते। क्यों कर दिया आपने? हम हमेशा स्प्लिट वेक्टर क्वांटिटी को कर सकते हैं। करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? Scalar. तो फिर आपने करंट को स्प्लिट कैसे कर दिया? क्या आपको बात समझ में आई? भैया करंट स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है। इसमें एंगल का कोई लेना देना नहीं होता। बस ये चीज समझानी थी, क्योंकि मेरे को पता चल गया था काफी बच्चों ने यही दिमाग लगाया होगा कि करंट को स्प्लिट कर दिया होगा कॉस थीटा साइन थीटा में। अरे भैया करंट को स्प्लिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है। हम हमेशा स्प्लिट तो वेक्टर क्वांटिटी को कर सकते हैं। तो इधर एंगल का कोई रोल प्ले नहीं होता। सिर्फ रोल किसका प्ले होता है? डायरेक्शन का। क्योंकि करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं। चेक कर लो अब लूप 1 लूप 2 लूप 3 तीनों का समझ में आ गया? यस वेरी गुड। तो भैया दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतनी ही कहानी।